खबरें विस्तार से जानेंगे। शिवपुरी जिले के बदरवास मेश्वरी के पास एक स्कॉर्पियो के ट्रक में घुस जाने से पति पत्नी सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए गुना ले जाया गया है और बताया जा रहा है कि बीएसएनएल में कार्यरत जयप्रकाश तिर्की अपनी पत्नी और दूसरे सदस्यों के साथ बैरसिया से बदरवास आ रहे थे और तभी इनका स्कॉर्पियो वाहन ट्रक में भिड़ गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को अस्पताल भिजवाया गया। तो दर्दनाक सड़क हादसा, पूरा परिवार जा रहा था और इसी दौरान दर्दनाक हादसे में मेश्वरी के पास हादसा हुआ है। स्कॉर्पियो ट्रक में घुस गई, पूरा परिवार जा रहा था, तभी इनका स्कॉर्पियो वाहन ट्रक में भिड़ गया और सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। 2 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत भी हो गई है दर्दनाक सड़क हादसे में, और जो बाकी अन्य घायल हैं उन्हें तुरंत अस्पताल भर्ती किया गया है। तो ईश्वरी के पास ये पूरा हादसा हुआ है। स्कॉर्पियो ट्रक में घुस गई है, तेज रफ्तार में थी, अनियंत्रित होकर ट्रक में जा घुसी और पति पत्नी समेत 3 लोगों की यहां पर मौत हुई है। शिवपुरी जिले के बदरवास में ईश्वरी के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। स्कॉर्पियो के ट्रक में घुस जाने से पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए गुना ले जाया गया और बताया जा रहा है कि बीएसएनएल में कार्यरत जयप्रकाश तिर्की अपनी पत्नी और दूसरे सदस्यों के साथ बैरसिया से बदरवास आ रहे थे और तभी इनका स्कॉर्पियो वाहन ट्रक में भिड़ गया। बैतूल के कोसमी डैम के पास बीती रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। लोगों की जान बचाने वाली 108 एम्बुलेंस वाहन को ट्रक ने टक्कर मार दी और इस हादसे में वाहन चालक और सहायक दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों कर्मचारी एक मरीज को उसके घर पहुंचाकर वापस लौट रहे थे और ट्रक की टक्कर के बाद वाहन चालक आधे घंटे तक स्टीयरिंग में फंसा रहा, जिसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला जा सका। प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को नागपुर रेफर किया गया था, लेकिन वाहन चालक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं सहायक को नागपुर ले जाया गया है। घटना के बाद से ट्रक चालक फरार है और कोतवाली पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। 108 एम्बुलेंस को टक्कर बड़ा हादसा हुआ है। चालक की नागपुर ले जाते समय मौत हो गई है, साथ ही परिचालक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। और कोसमी डैम के पास ही पूरा हादसा हुआ है। मरीज को घर छोड़कर बाकी लोग जा रहे थे। कोसमी डैम के पास हादसा हुआ। 108 एम्बुलेंस को ट्रक ने टक्कर मारी और इस दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो साथ ही परिचालक की हालत काफी गंभीर है। मरीज को घर छोड़कर लौट रहे थे दोनों और इसी दौरान सड़क हादसा हुआ कोसमी डैम के पास और इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। 108 एम्बुलेंस को ट्रक ने टक्कर मारी, चालक परिचालक गंभीर रूप से घायल और सभी को अस्पताल भर्ती किया गया। अब आप ये तस्वीर भी देखिए, जहां पर एम्बुलेंस को जब टक्कर लगी तो एक हिस्सा पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया था। अब आप टक्कर का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कितनी जोरदार टक्कर होगी। एम्बुलेंस का एक हिस्सा पूरा चकनाचूर हो गया और जो चालक परिचालक थे वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। कोसमी डैम के पास ये पूरा हादसा हुआ था। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बैतूल से। कमलनाथ की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे सुनवाई करेंगे और कमलनाथ ने इलेक्शन कमीशन के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, क्योंकि चुनाव आयोग ने विवादित बयानों को लेकर स्टार प्रचारक का दर्जा छीना था और यही कारण है कि जो सभाएं और ज्यादा हो सकती थी वो सभाएं नहीं हो पाई हैं कमलनाथ की, और उन्होंने इस पूरे मामले को अब याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने जा रही है। इलेक्शन कमीशन के आदेश को चुनौती देते हुए कमलनाथ ने याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उनसे स्टार प्रचारक का दर्जा छीना गया था। जिस तरीके के बयान सामने आ रहे थे, बयान के बाद भी खुले तौर पर माफी नहीं मांगी गई थी। ये तमाम मामले जो बीजेपी ने बहुत ही प्रमुखता से उठाए थे, बाकी अन्य पार्टियां भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी जो कमलनाथ के विरोध में थी और इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई थी कई बार। उसके बाद कमलनाथ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने बड़ा कदम उठाया, स्टार प्रचारक का दर्जा छीना था। जबकि अक्सर ये देखा जा रहा था कि जब भी कोई इलेक्शन हो रहा था तो कांग्रेस के स्टार प्रचारक कमलनाथ जरूर होते थे, लेकिन इस बार उनसे दर्जा छीन लिया गया था। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, ये बहुत बड़ी बात है, कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीना गया। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने जा रही है।
जी रेनू, बिल्कुल इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और फैसला क्या होगा ये दोपहर के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और उपचुनाव के लिए जिस तरह से प्रचार प्रसार बड़े जोर शोर से हो रहा था, उसी बीच में अगर कांग्रेस पार्टी को कहीं एक तरह से बड़ा झटका भी था, क्योंकि जो पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ है उनसे स्टार प्रचारक का दर्जा छीना गया था, क्योंकि उनकी उस दौरान ताबड़तोड़ सभाएं और रैलियां भी 28 विधानसभा क्षेत्रों में लगातार हो रही थी। लेकिन एक तरह से जब स्टार प्रचारक का उनसे दर्जा छीना गया और एक तरह से उनके चुनावी प्रचार प्रसार पर एक तरह से वो नहीं जा सके, और यही वजह है कि उन्होंने यही कहा था कि वो जरूर जाएंगे प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन इस तरह से जो उनके स्टार प्रचारक पर रोक लगाई गई है उनके वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, और इन अधिकारों के उल्लंघन की बात को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि इस तरह से जो निर्णय लिया गया था चुनाव आयोग का, वो पूरी तरह से सही नहीं था और एक तरह से उनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया। तो यही वजह है कि उन्होंने कहा था कि जिस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं, उस बयान को लेकर उन्होंने अपनी जो बात है वो भी स्पष्ट कही थी कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बयान दिया था और इस बयान के क्यों गलत मायने निकाले जा रहे हैं। और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में आज इसका फैसला सुनाया जाना है कि चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया था वो सही है या नहीं। तो इस मामले को लेकर आज दोपहर बाद ही जो तस्वीर है वो स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है वो सही है या फिर कमलनाथ जिस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं वो अपनी बात को वहां पर सही साबित कर पाते हैं या नहीं। रेनू, चलिए बिल्कुल रंजना, आप लगातार बनी रहें तो देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट किस तरीके का फैसला देता है। कमलनाथ ने जो याचिका लगाई है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट किस तरीके की प्रतिक्रिया भी देता है। और मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के रण में रविवार को नेताओं के दम दिखाने का आखिरी दिन था। रविवार शाम 6 बजे चुनाव के प्रचार का शोर थम गया। सूबे में पिछले कई सप्ताह से चुनाव प्रचार में जी जान से जुटे नेताओं ने आखिरी दिन जनता को रिझाने के लिए पूरा जोर लगाया। कल मंगलवार को 28 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और आज तमाम नेता डोर टू डोर कैंपेन में जुट गए हैं। उधर मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तमाम मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। पूरे मतदान के दौरान ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। हालांकि कोविड की वजह से तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं और तगड़ी व्यवस्था के बीच में मतदान होना है। एमपी में 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार खत्म हो चुका है। प्रत्याशियों के अलावा दलों ने भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चुनावी सभाओं के अलावा रोड शो के जरिए जनसंपर्क के अभियान को नेताओं ने पूरा किया और अंतिम दिन अंतिम घंटे तक प्रत्याशी जनता के बीच रहे। प्रत्याशियों के खुद को बेहतर बताने, उपलब्धियां गिनाने, इन सब का समय अब खत्म हो चुका है। इस बार का उपचुनाव एमपी की सियासत का पहला ऐसा उपचुनाव है जब 28 सीटों पर दांव लगा है। यही नहीं, कोरोना संकट को लेकर एक तरफ चुनाव आयोग को गाइडलाइन जारी करनी पड़ी तो वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवारों को खास एहतियात बरतना पड़ी। शायद यही वजह रही कि चुनाव प्रचार में नेताओं के अलग अलग रंग नजर आए। कुछ नेताओं के निराले अंदाज भी देखने को। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अब चुनाव अहम हो चुका है। जानकार चुनाव को साख बचाने वाला बताते हैं, लेकिन अब की बारी मतदाताओं की है, उनके अधिकार की है। इंतजार 3 नवंबर का है जब मतदान होगा। लोकतंत्र के महापर्व में जब जनता अपनी आहुति देगी और यही तय हो जाएगी उम्मीदवारों की किस्मत। तो बस इंतजार मतदान का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, चुनावी दंगल में किसका मंगल होगा ये 10 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं चुनाव आयोग की पहले कभी नहीं देखी गई हैं, क्योंकि कोविड की वजह से और ज्यादा इंतजाम किए गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे इस बार प्रत्येक बूथों में किस तरीके से निगरानी की जा रही है, क्या गाइडलाइंस तय की गई हैं?
जी रेणु, बिल्कुल कल मतदान होने वाला है और मध्य प्रदेश में पहली बार 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इन जो विधानसभा सीटें हैं इन पर प्रत्याशियों ने अपना पूरा जोर शोर लगाया है, पूरा प्रचार प्रसार में दमखम दिखाया है ताकि वो मतदाताओं को रिझा सके। लेकिन उनके जिस तरह से उन्होंने मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश की है, वहीं इस बार चुनाव आयोग को भी बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां करनी पड़ी क्योंकि कोविड यानी कोरोना काल चल रहा है। तो ऐसे में जब मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचेंगे तो उनको पोलिंग बूथ पर बैठने की व्यवस्था भी की गई है। और इस बार जिस तरह से आदर्श मतदान केंद्र है वो बनाए गए हैं, जहां पर वेटिंग के लिए अगर कोई लंबी लाइन है तो वहां पर प्रतीक्षा में जो मतदाता है वो वहां पर बैठ सकते हैं। और मतदाताओं को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, यानी हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही जो मतदाता है वो पोलिंग बूथ पर अंदर जा सकेंगे और फिर वो मतदान करके वापस निकलेंगे। मास्क सिर्फ जब वो मतदान करने के लिए अंदर पहुंचेंगे तभी वहां से निकालना होगा और ड्रोन से तमाम जो पोलिंग बूथ है उनकी निगरानी की जाएगी। और एक और व्यवस्था यह भी की गई है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है या फिर मतदान केंद्र तक आने में सक्षम नहीं है तो जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं वो उनके घर पहुंचेंगे और वहां पर डाक मतपत्रों के जरिए उनसे जो मतदान है वो डलवाया जाएगा और वो सुरक्षित तरीके से पोलिंग बूथ तक लेकर आया जाएगा। और तमाम जो मतदान केंद्र है इनकी निगरानी जो राज्य निर्वाचन आयोग है यहाँ से की जाएगी कि आखिर किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, जो पोलिंग मशीन से उनमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, क्योंकि एक दिन पहले उनकी तमाम चेकिंग कर ली जाएगी। तो इन तमाम व्यवस्थाओं पर जो चुनाव आयोग है उनकी नजर है कि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो और तमाम शांतिपूर्ण तरीके से जो चुनाव प्रक्रिया है वो संपन्न हो सके। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में इस बार जवानों को भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह से कोई जो अशांति की घटनाएं हैं वो वहां पर ना हो सके। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और इस बार एक चीज देखी गई है कि कोविड की वजह से तमाम गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, जहां पर मास्क लगाना प्रत्येक मतदाता को अनिवार्य होगा, सैनिटाइजर का प्रयोग आवश्यक होगा मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश करने के दौरान। और इस तरीके से आप अपना पूरा ख्याल रखते हुए मतदान करने जरूर जाएं। प्रदेश में सत्ता का भविष्य तय करने वाले 28 विधानसभा सीटों पर जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने आखिरी दम तक अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हर किसी ने जमकर प्रचार प्रसार किया। अगर सभाएं और रैलियों की बात की जाए तो कमलनाथ से सीएम शिवराज सिंह चौहान आगे हैं। उपचुनाव के आदर्श आचार संहिता लगने वाले दिन से लेकर 1 अक्टूबर तक शिवराज सिंह चौहान ने 84 जनसभाओं को संबोधित किया, जबकि 10 रोड शो किए। वहीं कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ ने उपचुनाव में कुल 37 सभाएं की। वहीं इस दौरान हर एक विधानसभा सीट पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी की। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को धमकी देने के मामले में क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि रामेश्वर शर्मा को सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से धमकी मिल रही थी। धमकी देने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर क्राइम ब्रांच ने छानबीन शुरू कर दी है। उपचुनाव के लिए प्रचार थम चुका है। अब केवल डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं और ऐसे में नेता थोड़ा सुकून के पल को बिता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ग्वालियर से भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने इंडियन कॉफी हाउस में डोसे का लुत्फ उठाया। और वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। नेताओं के वादों का हिसाब तो रखना होगा। दावे कितने हुए पूरे, उनको भी परखना होगा। पूछेंगे सवाल तमाम मुद्दों पर और जवाब
जवाब तो देना होगा। सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरेआम होकर ऑटो पे सवार। अब पूछेंगे हम आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएंगी ऑटो वाली रिपोर्टर, सोमवार से बुधवार दोपहर 3:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ये उपचुनाव नहीं, रोमांचक खेल है। इस मैच में आरोपों की रेलम पेल है। पराए हुए अपने, अपने हुए पराए। कई घर छोड़ गए, कई लौट के आए। प्रदेश के चुनाव पर है देश की निगाहें। किसकी होगी वाह, कौन भरेगा आहें। दिल थाम कर बैठिए, चुनावी चकल्ला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज के संदर्भ में हाथ की स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है। हम हर दिन 10 बार अपने हाथ धो रहे हैं, लेकिन उन लाखों भारतीयों का क्या जिनके पास दैनिक जरूरतों के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं है। अगर हम इसे एक बेस पॉइंट के तौर पर देखें तो भारत में एक विशाल समूह ऐसे लोगों का है जो गंदगी और तंग घरों में रहते हैं। वो सभी पब्लिक सोर्सेज और सार्वजनिक जगहों पर स्थित पानी के स्रोतों पर निर्भर हैं। जहां लगभग 30 मिनट पानी लाने में लगते हैं, ये उम्मीद कि लोग हाथ की स्वच्छता पर पानी खर्च करेंगे, मुझे लगता है कि ये एक बहुत दूरगामी धारणा है। इसलिए एक महत्वपूर्ण कदम जो सरकार के साथ साथ इन डोनर पार्टनर्स ने वास्तव में सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर लिया है, वो है मोबाइल हैंड वॉशिंग स्टेशन लगाना, जिसे लगाने में इन्होंने काफी मेहनत की है। इन शहरी गरीब बस्तियों में कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे। बात करें अगर उड़ीसा की, जहां भूमि अधिकार दिया जा रहा है, अब तक उन्होंने 60,000 से अधिक झुग्गी झोपड़ियों वाले लोगों को भूमि का अधिकार दिया है, जो उन्हें सरकार की कई सब्सिडी के तहत अपने आवास को अपग्रेड करने में सक्षम बनाता है। दूसरा महत्वपूर्ण मिशन जो चल रहा है वो है वसुधा, जिसका मकसद हर घर जल देना है, वो भी शहर के स्लम और गैर स्लम एरिया को अलग किए बिना। और मुझे लगता है कि अगर हम लंबी अवधि के बारे में सोचते हैं तो आगे बढ़ने का यही तरीका है। इससे हम शहर में अधिक लचीलापन पैदा कर सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।